वेरी warm वेलकम। आज हम करने वाले हैं द हिंदू एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम ना कि सिर्फ आर्टिकल्स कवर करेंगे बट इम्पोर्टेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स उन्हें भी हम कवर करते चलेंगे। बिकॉज यूपीएससी के एस्पिरेंट को सिर्फ आर्टिकल्स की ही नॉलेज ना हो बट रिलेटेड एस्पेक्ट्स का ज़्यादातर, जो कि यूपीएससी का डायनेमिज्म फॉलो कर रहा है आजकल ट्रेंड, उसको कवर करते हुए चले। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, प्रिसाइज और परफेक्ट नॉलेज दी जाए। सो लेट्स कंटिन्यू। So, the first article today we are covering is Trump declares end to US citizenship by birth। ठीक है। सो ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि जो बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप दी जा रही थी, ठीक है, वो अब नहीं दी जाएगी। मगर इसमें क्या सब बातें हैं उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो ये बात हुई है 20 जनवरी में, ठीक है। एक्शन इन्होंने लिया है कि एक इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है जिसके द्वारा बर्थ राइट जो सिटीजनशिप का था टू द चिल्ड्रंस हु आर बोर्न टू नॉन सिटीजन्स, ठीक है। तो जो नॉन सिटीजन पेरेंट्स होंगे यूएस में रहने वाले, उनके बच्चों को बाय बर्थ या सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। बैकग्राउंड इसका क्या है, एक 14th अमेंडमेंट जो है ग्रांट की गई है, ठीक है, टू द सिटीजनशिप टू एनीवन बोर्न इन द यूएस इज री इंटरप्रेटेड बाय द ऑर्डर, ठीक है। अब इसको इस ऑर्डर से जो है ये 14th अमेंडमेंट को री इंटरप्रेट किया जा रहा है, ठीक है। देखिए वहाँ पर कैसा चलता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। क्या चलता है वहाँ पर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जो प्रेसिडेंट बोल देता है वही एक नया नियम है, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या होगा, लेकिन हालांकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमारा जो लेजिस्लेचर होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हाँ, इम्प्लीकेशन क्या है, एक लीगल चैलेंज बन गया है, ठीक है। ताकि और किस वजह से कि इमिग्रेंट और सिविल राइट एडवोकेट जो हैं एक इसे लीगली चैलेंज करना चाहेंगे। इससे H1B वीज़ाज जो हैं जिनके पास वो होल्डर्स हैं, या फिर मतलब जिनके पास एक H1B वीज़ा है या फिर उनके परिवार हैं, उनको एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पोटेंशियल क्या है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर बात की जाए तो ग्लोबल मोबिलिटी रुक सकती है, ठीक है, और यूएस की वर्कफोर्स के डेमोग्राफिक्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इट कुड लीड टू इंक्रीज्ड डिपोर्टेशन, मतलब कि देश से बाहर निकाला जा सकता है या फिर उनको वापस भेजा जा सकता है जिस भी वो ओरिजिन ऑफ नेशन से लोग रहे होंगे, ठीक है। एंड इट वुड अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स इन द यूएस, ठीक है। देखिए एक समय वो था जब यूएस में खुद डोनाल्ड ट्रंप ही इंडियंस का पूरा वो बढ़ावा कर रहे थे या फिर उनका सपोर्ट मांग रहे थे, और अभी हमारे जो इंडियन प्रवासी हैं जो वहाँ पर जाकर रह रहे हैं उन्हीं को वो एक काइंड ऑफ एक्शन, ये प्रो अमेरिकन एक्शन है, इसीलिए ये हमें इंडियंस को एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा एक बात इन्होंने यहाँ पर कही कि इंडियन स्टॉक्स हिट एज ट्रम्प हिंट्स 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशंस, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि ब्रिक्स नेशंस पे हम 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं, जो कि डेफिनेटली इंडियन मार्केट के लिए बुरा था। इसीलिए 2.3 तक का ड्रॉपिंग एक ही सिंगल डे में हमारे पास मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में हमें देखने को मिला है, ठीक है, या फिर स्टॉक्स में करेक्शन इतनी आई। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है हमारे इंडियन सिटीजनशिप के, इंडियन सिटीजनशिप, बिकॉज हमें यूपीएससी के लिए सिर्फ अमेरिकन इवेंट्स का ही नहीं मगर उनका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर भी हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 5 to 11 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप जो है मेंशन करते हैं। जैसे कि 5th में हमारे पास डोमिसाइल एंड बर्थ इन इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 6 हमारा सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान कवर करता है। हमारा आर्टिकल 7 राइट्स ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, है ना। 6 बोलता है कि जो पाकिस्तान के माइग्रेंट्स हैं उनके लिए, और 7th है जो पाकिस्तान में गए थे और फिर वापस आ गए 1947 के बाद, 1947 के बाद, ठीक है। आर्टिकल 8 सिटीजनशिप फॉर पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। सो पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, सॉरी पीआईओज अब मिस्टेकन, ठीक है। सो जो पीआईओज होल्डर हैं उनकी सिटीजनशिप जो है आर्टिकल 8 मेंशन करता है। आर्टिकल 9 बोलता है प्रोविजन ऑफ डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। सो ये जो डुअल सिटीजनशिप है ये हमारे देश में नहीं है, सो उसको ये मेंशन करता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 कवर करता है हमारा सिटीजनशिप अंडर करंट लॉज, ठीक है। सो कंटिन्यूशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। आर्टिकल 11 क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ, मतलब कि पार्लियामेंट हैज द पावर in India, Parliament has the power to amend citizenship rights, ठीक।
सिटीजनशिप राइट्स अंडर आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हमारे पास क्या कोई लॉ है? जी हाँ, सॉरी, ये दिस वाज एडेड मिस्टेकनली। सो आर्टिकल हमारे पास एक सिटीजनशिप एक्ट है 1955। सो मोड ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर 3 तरीके से हमें सिटीजनशिप दी जाती है। आर्टिकल जो सॉरी हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। सो बाय बर्थ का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद और जुलाई 1 1987 से पहले पैदा हुआ है, वो हमारे यहाँ पर जो है सिटीजनशिप बाय बर्थ हो जाएगा। डिसेंट की अगर बात की जाए तो चिल्ड्रन बोर्न आउटसाइड इंडिया टू इंडियन पेरेंट्स कैन रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। मतलब कि अगर कोई भारतीय नागरिक था जो बाहर जाकर रह रहा था, उसको अगर बच्चा भी किसी अलग देश में हो जाता है, ठीक है, उनको अगर बेबी बियर जो है अगले देश में हो जाता है, सो वहाँ वो बाय डिसेंट अपना राइट मांग सकता है इंडियन सिटीजनशिप का। बाय रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, सो अगर कोई नॉन सिटीजन है, ठीक है, हु मैरी एन इंडियन सिटीजन, मतलब कि अगर कोई बाहर से इंडिया में आकर शादी कर ले, सो वो भी हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा करके अपना एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। नेचुरलाइजेशन का क्या है? मतलब कि अगर कोई भी फॉरेनर जो 12 साल तक अगर हमारे देश में बिना किसी रुकावट के रहता है, ठीक है, टोटल पीरियड ऑफ 12 ईयर्स अगर वो इंडिया में रहता है, सो ही कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। एक रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या आई है? एक आई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, है ना, जिसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था हमारे देश में, जिसमें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज, खासकर इन्होंने क्या बोला, परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है, मतलब कि इन देशों में जो इनके परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उन्हें हम यहाँ पर सिटीजनशिप देने के लिए तैयार है। एक एनआरसी और केस में उठा था, वो है, एक एनआरसी क्या होता है, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये आसाम में है, जो कि इमिग्रेंट्स के ऊपर लगाया जा रहा है, जो कि आसाम में जाकर के अगर इलिजिटिमेट तरीके से अगर वहाँ पे रहेंगे तो उन्हें नहीं रहने दिया जाएगा, सिर्फ legitimate Indian citizens can reside there, ठीक है। Its implementation has raised several concerns, debates across the nation. डुअल सिटीजनशिप क्या इंडिया में अलाउड है? नहीं, इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, जिसके लिए आर्टिकल हमारे पास कौन सा है? आर्टिकल 9 विच सेज प्रोहिबिशन ऑफ डुअल सिटीजनशिप, ठीक। सो ये हमारा पहला आर्टिकल था। सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है राइजिंग इलीगल माइग्रेशन कैन अपसेट इंडियाज पोल मैकेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि यूसीसी इज एन ऑब्लिगेशन बिकॉज अभी रिसेंट में हमने देखा है कि एक तो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड जनवरी के महीने में हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करने के लिए तैयार है, ठीक है। उसके अलावा अभी प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो है, इन्होंने क्रिटिकल इशू रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग इलीगल माइग्रेशन ऑफ ऑन इंडियाज इलेक्ट्रल मैकेनिज्म की उन्होंने बात कंसिडर की है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है कि एक इलेक्ट्रल इंटेग्रिटी जो है, इलीगल माइग्रेशन कैन लीड टू द इंक्लूजन ऑफ नॉन सिटीजन्स इन इलेक्टोरल रोल्स। मतलब कि कोई अगर बाहर के देश किसी बाहरी देश के अगर लोग हमारे यहाँ पर आ जाए इलीगल तरीके से, और वो किसी तरीके से हमारे पास इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल राइट्स अपने पास जो है एक्वायर कर लें, सो वो हमारे इलेक्टोरल रोल प्रोसेस को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करेगा, उसकी इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्शंस पे, ठीक है। दिस कैन रिजल्ट इन डिस्प्यूट्स, यहाँ पर विवाद खड़े हो सकते हैं, ठीक है, और वोटर की एलिजिबिलिटी के ऊपर, और चैलेंजेस इन मेंटेनिंग एक्यूरेट वोटर डेटाबेस, ठीक है। सो अगर फ्रॉडुलेंट तरीके से अगर आपके पास वोटिंग कार्ड्स आ जाएं, सो आपका जो एक्यूरेट वोटर डेटाबेस है, वो कहीं ना कहीं उसके मेंटेनेंस पे एक सवाल उठ जाएगा। रिसोर्स स्ट्रेन, अगेन उन्होंने ये भी बोला है कि जगदीप धनखड़ जी ने ये भी बोला है कि इससे अगर इन्फ्लक्स होता है अगर माइग्रेंट्स का हमारे देश में, सो हमारे नेशनल रिसोर्सेज पर इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन इफेक्ट पड़ने वाला है, एंड दिस कैन लीड टू सोशो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेज। हमारे देश में खुद ऑलरेडी जितना 1.4 प्लस करोड़ 1.4 बिलियन लोग हमारे देश में ऑलरेडी रहते हैं, सो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डेमोग्राफिक चैलेंजेस अगर हम देखें तो क्या है? इलीगल माइग्रेशन कैन कॉज डेमोग्राफिक शिफ्ट्स दैट डिसरप्ट द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। these changes may lead to tensions and conflicts within communities, जैसे कि हम आसाम में खासकर देखते हैं, इसीलिए एनआरसी वहां पर लगाया गया है, ठीक है। रोहिंग्या
रोहिंग्या कम्युनिटी जो है पूरा इन्फ्लक्स हुआ है आसाम में बहुत बड़ी मात्रा में, और उसी के चलते इन्होंने ये एनआरसी वहाँ पर लागू किया था, ठीक है। पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन की अगर बात की जाए, सो इलीगल माइग्रेंट्स इन इलेक्टोरल रोल्स माइट बी एक्सप्लॉइटेड बाय पॉलिटिकल एंटिटीज। देखिए रोहिंग्याज हैं या फिर कोई भी अगर अदर इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इलीगल तरीके से आ रखे हैं हमारे यहाँ, सो अगर उन्हें एक एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करके जो है कि उन्हें बोल दें कि ठीक है हम आपको किसी ना किसी तरह हम आपको जो है हमारे देश का नागरिक बनाएंगे, लीगली आपको जो है सब कुछ अधिकार दिलाएंगे, सो ये उनके लिए एक लूसिड तरीके हो जाएंगे ताकि आप किसी भी जगह की पॉलिटिक को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी है, बिकॉज इलीगल माइग्रेशन इज क्रूशियल फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, ensuring the citizenship status of residents is essential for maintaining इंटरनल ऑर्डर। हमारे देश में अपना एक इंटरनल ऑर्डर बना रहे, इस चलते भी नेशनल सिक्योरिटी पर एक ये सवाल बन जाता है इसका, प्रिवेंटिंग द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल राइट्स, है ना। सो डेफिनेट बात है कि अगर कोई बाहर के एक्सटर्नल पीपल है उन्हें इजीली अपने इलेक्टोरल राइट्स के लिए या फिर अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। कंक्लूजन यही है कि इसमें इलीगल माइग्रेशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल मैकेनिज्म इज वाइटल फॉर गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इफेक्टिव पॉलिसीज एंड स्ट्रिंजेंट मेजर्स आर नेसेसरी टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, मतलब कि पॉलिसीज और स्ट्रिंजेंट मेजर्स मतलब कि जरूरी और सख्त कानून की ज़रूरत है हमारे यहाँ पर, ताकि ये जो चैलेंजेस है एड्रेस किया जा सके, ताकि इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस हमेशा ही सही बना रहे, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, कॉम्पिटेंट टू जज इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट सेज वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट इज अ कॉम्पिटेंस टू जज द इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट। यहाँ पर क्या बात है, एक अपॉइंटमेंट किया जाए न्यूट्रल एक्सपर्ट का, तो वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है अपॉइंट किया है टू एड्रेस द टेक्निकल डिस्प्यूट्स अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक ने एक यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर दिया न्यूट्रल एक्सपर्ट का। फोकस कहाँ पर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस है। तो डिस्प्यूट प्राइमरली कंसर्न्स द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द किशन गंगा एंड रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो इंडिया में ये दो डैम बनने वाले हैं और इनके ऊपर ही एक जो है कंसर्न बना हुआ है। इंडिया का इंस्टांस ये है कि इंडिया सपोर्ट्स रिजॉल्विंग दिस डिस्प्यूट थ्रू द न्यूट्रल एक्सपर्ट मैकेनिज्म बिफोर एस्केलेटिंग द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। सो इंडिया का स्टांस ये है कि हम नहीं चाहते कि हमें आर्बिट्रेशन में जाना पड़े, और अगर ये न्यूट्रल एक्सपर्ट ही कुछ बात करके निकाल दे तो अच्छी बात है। सो इंडिया ने इसका वेलकम किया। पाकिस्तान का कंसर्न क्या है कि पाकिस्तान ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है एंड एलिजिंग दैट इंडिया डिजाइन वॉलेटेड द ट्रीटीज प्रोविजंस, ठीक है। सो इंडिया के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये जो डिज़ाइन ये ला रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझ नहीं आ पा रही है। न्यूट्रल एक्सपर्ट कॉम्पिटेंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि न्यूट्रल एक्सपर्ट डिक्लेयर्ड कॉम्पिटेंस टू एडजुडिकेट दिस डिस्प्यूट, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं सक्षम हूँ इतना, और मैं एम्फेसाइज करूंगा कि स्ट्रक्चरल रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है उसे इस ट्रीटी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। अडेरेंस की बात की जाए तो ट्रीटी प्रोविजंस को अडेयर करने की बात की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड इन द इंडस वाटर ट्रीटी। इम्पैक्ट क्या होगा बायलैटरल रिलेशनशिप पे, द रेजोल्यूशन ऑफ दिस डिस्प्यूट्स इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग एमिकेबल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब कि देश की बायलैटरल रिलेशंस विद पाकिस्तान के लिए ये कहीं ना कहीं एक ज़रूरी स्टेप है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है ऑन द यूज़ ऑफ वाटर एज अ रिसोर्स। सो डेफिनेटली ये किसी भी दो देश के लिए मैटर ऑफ कंसर्न ज़रूरी है। इंडिया फ्रांस डिस्कस सिविल न्यूक्लियर इश्यूज अहेड ऑफ पीएम्स विजिट टू पेरिस, ठीक है। सो मोदी जाने वाले हैं पेरिस में, ठीक है, और उससे पहले ही इन्होंने एक डिस्कशन किया है, प्रिपरेटरी टॉक्स किए हैं, ठीक है। तो पेरिस के साथ डिस्कशन चल रहा है हमारा बायोलेटरल कोऑपरेशन के ऊपर, और हाई एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे कि एआई, डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी पे बात की जाएगी। जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग लैंडिंग सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, द जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, ठीक है। सो डिस्पाइट अ रिवाइज्ड ऑफर बाय ईडीएफ, ठीक है, द प्रोजेक्ट फेसेस चैलेंजेस रिलेटेड टू हाई कॉस्ट एंड इंडिया सिविल लायबिलिटी लॉ, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक कंसर्न इसमें बना हुआ है कि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और इंडिया की जो सिविल लायबिलिटी लॉ है वो भी इसमें एक कहीं ना कहीं सवाल बन रहे हैं। सो उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जियो पोलिटिकल इशूज, ठीक है। सो द टॉक्स ऑल्सो कवर्ड वेरियस जियो पोलिटिकल कंसर्न इंक्लूडिंग द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है।
सो वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल पैलेस्टीन है ना, और उसके अलावा जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है इन पे भी बातें या चर्चा की जाएगी। स्पेशल टास्क फोर्स ऑन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, बोथ साइड्स एग्री टू एक्टिवेट द इंडिया फ्रांस स्पेशल टास्क फोर्स ऑन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी टू रिजॉल्व आउटस्टैंडिंग इश्यूज एंड एनहांस कोऑपरेशन अंडर द एग्जिस्टिंग सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के चलते हुए जो भी हमारे पास अभी बात बन के आ रही है वो ये है कि इंडिया फ्रांस की एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो इस मामले को सुलझाएगी। ठीक है, और किसी भी तरीके से हमें कोऑपरेशन लाना है और एग्जिस्टिंग सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स को बनाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडिया फ्रांस टू वर्क टुगेदर ऑन मैरीटाइम सर्विलेंस इन आईओआर। ठीक है, सो इंडियन ओशन रीजन में एक मैरीटाइम सर्विलेंस इंडिया और फ्रांस आपस में जो है बनाना चाहते हैं, और इन्होंने बोला कि थ्रेट सच एज पायरेसी, कॉन्ट्राबैंड, स्मगलिंग एंड इलीगल फिशिंग इज टू बी मॉनिटर्ड। ठीक है, जॉइंट थ्रेट असेसमेंट की जाएगी दोनों ही देशों की तरफ से। ठीक है, टू डेवलप अ जॉइंट थ्रेट असेसमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, जिसमें कि टैकलिंग पायरेसी, मैरीटाइम टेररिज्म, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड मैरीन पोल्यूशन को ध्यान में रखा जाएगा। कोऑर्डिनेटेड सर्विलेंस होगा। ठीक है, आर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कोऑर्डिनेट सर्विलेंस इन द आईओआर। ठीक है, और इसमें क्या क्या रहता है, जैसे कि इन्वॉल्व करेंगे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कंडक्टिंग जॉइंट पेट्रोल्स टू काउंटर थ्रेट्स इफेक्टिवली। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी दोनों ही देशों की तरफ से। ठीक है, कोऑपरेशन बाय एनहांसिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर एंड इंडियन ओशन रीजन, आईएफसी एंड आईओआर के बीच में जो है डेटा शेयरिंग होगी। ठीक है, जिसका गुरुग्राम रीजनल सेंटर है इन सेशल्स, मेडागास्कर। ठीक है, ये 3 जगह पर सेंटर है, गुरुग्राम में, ठीक है, सेशल्स में एंड मेडागास्कर में। सपोर्ट फॉर फ्री नेविगेशन। ठीक है, तो कंट्रीज ने, इन दोनों देशों ने बोला है कि हम कमिटमेंट करते हैं टू अपहोल्ड द इंटरनेशनल लॉ एंड सपोर्ट मल्टीलेटरलिज्म, एंश्योर फ्री एंड सिक्योर एक्सेस टू सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो दोनों देशों ने बोला कि इंडियन ओशन रीजन में जो है हमें बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के आए मल्टीलेटरलिज्म को बनाए रखते हुए फ्री और सिक्योर एक्सेस सी लेन्स का कम्युनिकेशन के लिए मिलता रहे। कमिटमेंट है कि यहाँ पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की। ठीक है, सो इन्होंने एक प्लेज ली है टू प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज इन द आईओआर। ठीक है, एम्फेसाइजिंग देयर जॉइंट एफर्ट्स इन बायोडाइवर्सिटी ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स। ठीक है, मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग्स कब से शुरू होने वाले, 7th इंडिया फ्रांस मैक्रो डायलॉग विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली वेयर सीनियर ऑफिशियल डिस्कस एनहांसिंग कोऑपरेशन इन द आईओआर। ठीक है, so this collaboration underscores the strong maritime partnership between India and France for their shared vision of peaceful and secure Indian Ocean region. ठीक है, अ स्वीट विन फॉर टर्मरिक फार्मर्स। ठीक है, सो इंडिया के टर्मरिक फार्मर्स के लिए एक अच्छी बात निकल के आई है, वो क्या है, सो अनाउंसमेंट किया गया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का। ठीक है, तो सरकार ने बोल दिया कि हम एक नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाएंगे, जिससे कि एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी वो फार्मर्स की कंप्लीट हो जाएगी। हेडक्वार्टर इसका रहेगा कहाँ पर, नजीमाबाद, तेलंगाना में। ठीक है, सो तेलंगाना में इसका जो है हेडक्वार्टर होने वाला है, और ये एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा। कैसे कि एक्सपोर्ट्स टू टर्मरिक एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इंडिया अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन। सो दुनिया की 70% टर्मरिक कहाँ पैदा होती है, इंडिया में। कहाँ उगाई जाती है, इंडिया में। रिसर्च डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एक एनटीबी विल फोकस ऑन, या फिर नेशनल टर्मरिक बोर्ड विल फोकस ऑन प्रमोटिंग रिसर्च। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टर्मरिक प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग वैल्यू एडिशन अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। सो देश विदेश के मार्केट में हल्दी और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं एडिशनल वैल्यू एडिशन के लिए, उनके यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि बढ़ावा दिया जाए, रिसर्च और डेवलपमेंट उसमें की जाए। सपोर्ट फॉर फार्मर्स, the board's establishment is expected to provide dedicated support infrastructure to improve turmeric farming practices। ठीक है, सो हमारे देश में एक बेटर रेम्यूनरेशन फार्मर्स को मिल सके और फार्मिंग प्रैक्टिस में सुधार आ सके, ऐसा भी इसे देखा जा रहा है। हिस्टोरिकल स्ट्रगल की अगर बात करें, द अनाउंसमेंट इज द रिजल्ट ऑफ नियरली 2 decades। तो पिछले 2 दशकों से इसकी जो है डिमांड फार्मर्स की तरफ से थी, और अब जाकर के इसको इनोग्रेशन किया जाएगा बाय द मिनिस्टर पीयूष गोयल। ठीक है, और पॉजिटिव पॉलिटिकल इम्पैक्ट की अगर बात की जाए इससे, सो वो यही है कि द मूव हैज गार्नर्ड प्रेज फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स एंड हैज बीन अ स्टेप टुवर्ड्स बूस्टिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ तेलंगाना। ठीक है, सो इसको सभी ने
सराहा है और अपनाया है बहुत ही उम्मीदों के साथ, ठीक है। अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट इन यूएस वाइटल वर्कफोर्स लो क्रिमिनलिटी, ठीक है। सो एक डेटा है जिसने बोला कि जो माइग्रेंट्स हैं जो कि अनलॉफुली वहां पर गए हैं वो उनकी क्रिमिनलिटी बहुत कम है, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प many times say them as a trash and also वो बोलते रहते कि ये क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, ये स्मगलिंग करते हैं ऑफ, स्मगलिंग किस चीज़ की करते हैं, ड्रग्स की, ठीक है, या फिर नशा वो देश में ला रहे हैं, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है, ठीक है। सो एक तो इन्होंने बोल दिया कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स आर अरेस्टेड एट सिग्निफिकेंटली लोअर रेट्स कंपेयर टू यूएस बोर्न इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी यूएस में रहने वाले लोग हैं, इस डेटा के हिसाब से ये पता चल रहा है कि वो ज़्यादा जल्दी पकड़े जाते हैं, किसी ना किसी कारण से अरेस्ट किए जाते हैं, अगर कंपैरिजन किया जाए अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के कंपैरिजन में। They account for less than half the arrest rates of US born citizens for violent and drug crimes, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं कि violent और drug crimes में ऑलरेडी जो इन अमेरिकन हैं, ओरिजिनल अमेरिकन है, उन्हीं का ज़्यादा कमिटमेंट रहता है टुवर्ड्स द क्राइम, और उन्हीं के हिसाब से जो है ये हमारे इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, उनका ऐसा चक्कर नहीं है, वो कम करते हैं गुनाह। कंसिस्टेंट ट्रेंड यही कह रहा है कि ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स एज ऑब्जर्व्ड इन स्टडीज कवरिंग मल्टीपल ईयर्स वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। सो अलग अलग प्रकार के ऑफेंसेस पे यही डेटा निकल के आया है, ठीक है। सेपरेट डेटा एनालिसिस की अगर बात की जाए तो टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड डाटा स्पेसिफिकली डिफरेंशिएट्स बिटवीन अनडॉक्यूमेंटेड यूएस migrants इमिग्रेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स एंड यूएस बोर्न सिटीजन, ठीक है। सो इससे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन के आई है कि क्रिमिनलिटी रेट्स जो है उनके कम हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यही रहा है कि पिछले 150 साल से रिसर्च बोलती रही है कि indicate that immigrants, including undocumented ones, have consistently had lower incarceration rates than compared to US born individuals। तो मतलब कि पिछले 150 साल का अगर डेटा उठाया जाए तो US born individuals का जो क्राइम रेट है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू द तो कंपेयर टू दोज जो ऑलरेडी वहाँ पर इलीगली या फिर अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से आ जाते हैं। पब्लिक परसेप्शन और रियलिटी में एक जो है फ़र्क है, वो यही है कि कॉमन पर्सपेक्टिव ये बोल रहा है कि जो ये इमिग्रेशन है ये क्राइम रेट और एविडेंस सजेस्ट द अपोजिट, ठीक है। सो क्राइम रेट बढ़ाते हैं ऐसा कह रहे हैं वहाँ के लोकल लोग, उनका मानना यही है, मगर हकीकत जो है वो उल्टी है, ठीक है। पॉलिसी का इम्प्लीकेशन क्या है? These findings are crucial for informing immigration policies and public disclosure, highlighting the need to challenge misconceptions about the criminality of the undocumented migrants। देखिए, ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि अगर डॉक्यूमेंट सही बता रहा है, अगर ये रिपोर्ट सही है, सो यूएस प्रेसिडेंट का और कुछ नहीं बट एक ये प्रो अमेरिकन डिसीजन है, और साथ ही साथ एक उनका पॉलिटिकल एजेंडा था जो उन्होंने ऑलरेडी सेट किया था इलेक्शन से पहले, सो उनको वो फुलफिल करके ही रहेंगे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सो स्मार्ट सिटीज मिशन की क्या स्टेटस है, ठीक है। सो देश में स्मार्ट सिटीज मिशन आखिर आया कैसे और कब आया? स्मार्ट cities missions aim to improve urban infrastructure, provide a better quality of life, enhance economic growth through technology and innovation, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के थ्रू ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट पे काम करने की कोशिश की गई थी यहाँ पर। और वो क्या है कि डेवलप कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स लाइक एडिक्वेटली वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रमोट सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी, ठीक है। सो सस्टेनेबल और एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन जो है इस्टेब्लिश किए जाएं, और गुड गवर्नेंस हो थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, है ना। क्रिएट किया जाए रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, है ना। प्रोवाइड किया जाए रिलायबल इलेक्ट्रिक सप्लाई, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर, एंड एनहांस किया जाए पब्लिक सर्विसेज को। प्रोग्रेस क्या रही है? अब तक 8000 प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए गए थे, जिनमें 1.6 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, और जिसमें से 7218 प्रोजेक्ट जो कि 90% होता है वो कंप्लीट किए जा चुके हैं, ठीक है। फाइनेंशियल यूटिलाइजेशन की अगर बात की जाए तो 46,585 करोड़ या फिर 97% ऑफ द एलोकेटेड बजट हैज बीन रिलीज्ड टू सिटीज विद 93% ऑफ दीज फंड्स यूटिलाइज्ड, ठीक है। सो फाइनेंशियल यूटिलाइजेशन भी यहाँ पर अच्छा खासा हो चुका है।
ठीक है, सॉरी इट वाज 7,218 प्रोजेक्ट्स। ओके, सो सिटी कंपटीशन की अगर बात करें तो 17 cities हैव अचीव्ड 100% प्रोजेक्ट कंप्लीशन। सो हमारे देश में 17 सिटीज ने 100% प्रोजेक्ट कंप्लीशन अचीव किया है। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए तो while 75% of projects are completed in 75 cities। ठीक है, सो 75%, 75 cities, ठीक है, कंप्लीटेड। टोटल में सिर्फ 17 cities और 75 cities इन हैव completed 75%। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है? एक SPV या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है बनाया गया है, जिससे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स एंड प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक साथ इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, चैलेंजेस क्या थे यहाँ पर? एक डिले यहाँ पर रहा है, कैसा? 10% प्रोजेक्ट्स आर फेसिंग डिलेज ड्यू टू लीगल इश्यूज, क्लियरेंसेज एंड रिसोर्स चैलेंजेस। ठीक है, सो रिसोर्सेज नहीं है लोकल बॉडीज पर या फिर सिटीज पर, सो वहाँ पर एक चैलेंज बना हुआ है, तो 10% प्रोजेक्ट इसी वजह से अटके हुए हैं। टेक्नोलॉजिकल बैरियर की बात की जाए तो डिपेंडेंस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज इन एरियाज लाइक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से भी एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर वहाँ पर बना हुआ है। फंडिंग और पार्टिसिपेशन भी जो है वो उसमें भी एक दिक्कत है। कैसी की डिफिकल्टी है? एक फंड्स को सिक्योर करने में, प्राइवेट सेक्टर एग्रीमेंट्स बनाने में, सिटीजन की पार्टिसिपेशन में। ठीक है, सॉरी, एक इंटीग्रेशन इशू भी बना हुआ है। कैसा? अचीविंग सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या कोई वे फॉरवर्ड है? हाँ, एक इनोवेटिव फंडिंग मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, जैसे कि एनहांस किया जाए कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर एंड सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज। टेक्नोलॉजिकल यूज किया जाए, इफेक्टिव यूज किया जाए ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंश्योर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ठीक है, करंट एक्सटेंशन क्या है? स्मार्ट सिटीज मिशन हैव बीन एक्सटेंडेड टू March 31, 2025। ठीक है, सो जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए March 31, 2025 का एक्सटेंशन दिया गया। ठीक है, ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एक और इसे हब ऑफ इनोवेशन बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, ट्रम्प इफेक्टिवली पुल्स आउट ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स डील। सो एक ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स डील हुई थी, अब उसमें से ट्रम्प ने यूएस को बाहर निकाल दिया। ठीक है, सो प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम यही आया है, ट्रम्प ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम जो है डिक्लेयर कर दिया है, जिससे उन्होंने बोला कि ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स डील हैज नो फोर्स और इफेक्ट इन द यूएस। ठीक है, सो ये जो एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस थी मिनिमम टैक्स की, उसको इन्होंने नकार दिया है। प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं यूएस ट्रेजरी की तरफ से। ठीक है, टू प्रिपेयर ऑप्शंस फॉर प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट कंट्रीज विद टैक्स रूल्स दैट डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट अमेरिकन कंपनीज। सो इन्होंने बोला कि हम ऐसा किसी भी नियम कानून को नहीं मानेंगे जो कि अमेरिकन कंपनीज को बैड हर्ट कर रहा होगा मिनिमम टैक्सेशन के नाम पर। ग्लोबल मिनिमम टैक्स की अगर बात की जाए तो है कितना? सो इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विद नियरली 140 कंट्रीज एम्ड टू इम्प्लीमेंट अ 15% ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स एज अ मिनिमम। ठीक है, सो लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी यूएस की, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी या फिर बाइडेन की प्रेसिडेंशिप में जो एडमिनिस्ट्रेशन रन हुई थी अमेरिका में, वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया था अलॉन्ग विद 140 कंट्रीज की मिनिमम 15% ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स विल बी पेड। सो यूएस टैक्स रेट क्या होने वाला? The US currently has a roughly 10% global minimum tax, part of Trump's 2017 टैक्स कट पैकेज। ठीक है, सो उन्होंने जो 2017 में अपनी एक स्कीम लाई थी टैक्स कट पैकेज की, उसी के हिसाब से उन्होंने बोला कि हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स सिर्फ 10% ही देंगे। रिटेलिएटरी एक्शंस यहाँ पर जो है दिख रहे हैं, जैसे कि जिन देशों ने 15% ग्लोबल टैक्स कलेक्शन को जो है माना था, उन्होंने बोला कि यूएस कंपनी से वो तो इससे नीचे लेना ही नहीं चाहेंगे, है ना। सो ट्रम्प्स मेमो रेफर्ड एज रिटेलिएटरी। ठीक है, सोवरेनिटी और कॉम्पिटिटिवनेस की यहाँ पे बात की जा रही है, तो मेमोरेंडम जो इन्होंने बनाया है इससे नेशन की सोवरेनिटी और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को उन्होंने क्लैरिफाई किया है। ठीक है, दैट द ग्लोबल टैक्स डील हैज नो इफेक्ट इन द यूएस। ठीक है, दिस मूव मेक्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन यूएस टैक्स पॉलिसी एंड has implications for international tax relations and American companies operating abroad। ठीक है, सो ये इंटरनेशनली अभी कैसे गूंज कर आएगा
वो यही बात है कि अगर बड़े देश बाहर आ रहे हैं इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स रिजीम से, सो छोटे देश भी कहीं ना कहीं अब से मानना बंद कर देंगे। ठीक है, ठीक है। सो पीएम शरीफ बोल रहे हैं कि धन्य हो चाइना, आपने हमें ग्वादर पोर्ट बनाकर दिया। ठीक है, यह आपकी तरफ से हमें एक गिफ्ट मिला है, इनॉग्रेशन जिसकी की गई है। ठीक है, न्यू ऑपरेशनल नाउ ऑपरेशन इन द फर्स्ट फ्लाइट लैंडिंग फ्रॉम कराची। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट यहाँ पर उड़ चुकी है। चाइनीज फंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 230 मिलियन जो है ग्रांट किए गए थे बाय द चाइना टू द सीपीईसी कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 230 मिलियन उन्होंने दिए थे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे? पीएम शरीफ ने बोला है कि ये जो एयरपोर्ट है, ये ना कि सिर्फ इकोनॉमी करेगा ऑफ बलूचिस्तान बट ऑल्सो द एंटायर कंट्री। ठीक है, तो बलूचिस्तान को ही फायदा नहीं होगा, इससे पूरे देश को फायदा होगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट ट्रेड एंड रीजनल कनेक्टिविटी। ये उन्होंने एक रीजनल कनेक्टिविटी बनाने के लिए भी और ट्रेड को बूस्ट करने के लिए भी उन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप भी एक माना जा रहा है शरीफ की तरफ से। उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं होगा, हमारे एक स्ट्रॉन्ग चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप भी ये जो है एग्जर्ट करता है। ठीक है, और इसका उन्होंने बहुत ही आभार प्रकट किया है। ठीक है, सो इससे ही हमें पता चलता है कि चाइना पाकिस्तान में कितने अच्छे इकोनॉमिक बेनिफिट जो है रीजन में उन्हें मिलने को आ रहे हैं। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन अभी हम देख लिया कि अक्टूबर 14 को हुआ था और पहली फ्लाइट अभी जो है उड़ चुकी है कराची से। ठीक है, फंडिंग हमने देख ली है। फैसिलिटीज़ और कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो 4 लाख पैसेंजर्स एनुअली, एक साल में 4 लाख पैसेंजर्स यहाँ पर आ पाएंगे। ठीक है, और एयरबस 380 और बोइंग 747-81 जैसी फ्लाइट्स यहाँ से उड़ान भर सकेंगी। इस स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस यही है कि ग्वादर की जो है रीजनल कनेक्टिविटी, पैसेंजर ट्रैफिक, कार्गो कंप्लीटिंग द डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर डीप सी पोर्ट। ठीक है, सो ये रीजनल एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए खासकर ग्वादर डीप सी पोर्ट में भी एक लिंक बनेगा। ठीक है, ऑपरेशनल चैलेंजेस इसमें भी आ रहे हैं। कैसे? कि एयरपोर्ट इन स्मॉल सिटी ऑफ गदा सराउंडेड बाय अ बैकड्रॉप ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर ये बनाया गया है जो एक सिक्योरिटी के रीजंस में वहाँ पर सेफ नहीं है। ठीक है, सो इस पर भी कंसर्न बना है। ठीक है, हमारे देश की सरकार अब एक नया इनिशिएटिव ले रही है, वो यही है कि वो ईवीटोल। ईवीटोल क्या है? इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट्स को हमारे देश में जो है अब एक टेस्ट साइट दिए जाने की बात की जा रही है। तो नेशनल एफर्ट ये है कि इन्होंने बोला है कि हम एक पोटेंशियल ट्रायल साइट जो है आपको देंगे, और फील्ड विजिट इन्होंने कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, डीजीसीए ने। ठीक है, और लोकेशन जो है अभी इन्होंने जो कवर किया है वो ये है कि स्टेट लाइक गुजरात एंड अनदर अनस्पेसिफाइड स्टेट। ठीक है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक यहाँ पर आया कैसा कि देयर इज अ फोकस ऑन सेटिंग अप अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स विद इन इंडिया। ठीक है, सो दिस सैंडबॉक्स विल प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू सेफली टेस्ट न्यू ईवीटोल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एक इसका जो है रेगुलेटरी नॉर्म भी इसमें बना दिए गए हैं, और वहाँ पर फिर इस पर्टिकुलर साइट या फिर किसी भी और अनस्पेसिफाइड साइट पर ये इसका जो है कंडक्ट कराया जाएगा। साइट रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो ट्रायल साइट्स आर चूजन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज मिनिमल हैबिटेशन टू रिड्यूस रिस्क। ठीक है, सो ट्रायल साइट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर रेसिडेंशियल लोग ना हो। ठीक है, ताकि कोई रिस्क ना हो। 6 वर्किंग ग्रुप एक साथ यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, जो कि इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ साइट्स को, या फिर एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन हो, या फिर क्रू लाइसेंसिंग हो एयरपोर्ट ऑपरेटर परमिट्स हो, एयर नेविगेशन हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, या मेंटेनेंस हो, रिपेयर हो, ओवरहॉल हो, ये सब कुछ यहाँ पर, या फिर एमआरओ। एमआरओ क्या होता है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। ये सब कुछ चीज़ें जो है एक ही समय पर एक ही जगह पर की जा सकती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यहाँ पर एक क्या है, डीजीसीए ने एक कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? ईएएसए और एफएए, या फिर यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी एंड द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की बात की जाए तो 2026 तक ये ऑपरेशनल हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें एक कंपनी है आर्चर एविएशन, जिसका ये हमारे पास एक मेन आर्टिकल है। ठीक है, मिडनाइट नाम से, जो कि हमारे यहाँ पर फ्लाइट करते हुए कुछ दिनों में हमें दिखेगा एज अ एयर टैक्सी। ठीक है, सो ये क्या है? एयर टैक्सी। ठीक है, चांसेस ऑफ मोर यूएस ऑयल कमिंग टू इंडिया। ठीक है, सो इंडिया में और ज़्यादा यूएस ऑयल आ सकता है, ऐसे चांसेस बनकर आ रहे हैं।
Potential for increased supply. India may see a significant uptick in crude oil imports from the US, especially following the recent policy shift under the US President Donald Trump. ठीक है, एक यूएस हमारे लिए फिफ्थ लार्जेस्ट सप्लायर भी है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि ओवर 4% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स इन 2024। अगर बात की जाए 2020 की, तो यूएस का हमारा टोटल इंपोर्ट्स 5% हुआ करते थे, अभी वो 4% से ऊपर है। एनर्जी पॉलिसीज की अगर बात की जाए, तो द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन एंड कुड लीड टू मोर अमेरिकन एनर्जी एंटरिंग द इंडियन मार्केट। ठीक है, सो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमाइजिंग ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन पे जो है ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, सो वो ऑयल गैस प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं अपने। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, इंडियाज नंबर ऑफ ऑयल सप्लायर्स हैज ग्रोन फ्रॉम 27 टू 39। ठीक है, सो हमारे सप्लायर जो हैं बढ़ चुके हैं। सो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी होने वाला है, ठीक है, टू डाइवर्सिफाई आवर रिसोर्सेज। इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस क्या होगा? एन ओवर सप्लाई ऑफ अमेरिकन क्रूड ऑयल कुड लीड टू लोअर ग्लोबल प्राइसेस। सो क्रूड के जो बढ़ते हुए रेट हैं, दे विल शॉर्टली फॉल। ठीक है, इन द मीन टाइम जैसे ही हमारे पास यूएस ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्लोबल प्राइसेस गिरेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर कंसेप्ट इधर आया है फ्लेक्स फ्यूल का। ठीक है, सो फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कैन रन ऑन बोथ पेट्रोल एंड इथेनॉल। ठीक है, सो ये ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनमें पेट्रोल या इथेनॉल किसी पर भी चल जाए। इंडिया इज एमिंग टू अचीव E10 बाय 2022, या फिर इथेनॉल 10% है ना, और इथेनॉल 20% बाय 2025। ठीक है, सो इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। एट प्रेजेंट देयर आर नो फ्लेक्स फ्यूल पावर्ड इंजन और व्हीकल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ अ लिमिटेड एडिशन टीवीएस अपाचे आरटीआर मोटरसाइकिल। ठीक है, सो ये जो टीवीएस की अपाचे आरटीआर मोटरसाइकिल है, इसके अलावा अभी तक कोई फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल हमारे पास इंजन का नहीं है। ठीक है, इथेनॉल इज अ hygroscopic and has a tendency to absorb moisture, making it difficult to store in pure form. So इथेनॉल की ये कमी है कि वो moisture absorb कर लेता है। So its affinity to attract moisture can also lead to impurities, ठीक है, setting at the base of the fuel tank and contaminating the engine. So इथेनॉल के साथ एक ये दिक्कत है कि वो हाइग्रोस्कोपिक हुआ करता है और वो जल्दी से moisture को absorb करता है, और यही एक कंसर्न बन के आ रहा है कि हो सकता है कि वो टैंक में जाकर के सेटल हो जाए और वो इंजन को चौक कर दे या फिर खराब कर दे। ठीक है, E10 इजंट अवेलेबल एंड विल बी मेड। सो ये एक पुराना डेटा है, सो ये वहाँ का मैं इंफोग्राफिक यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड सिंस 2008 आर E10 compatible but not optimized. E100 ethanol will be sold at a lower price from ethanol. ठीक है, सो E100 भी एक कंसेप्ट आएगा जब 100% हमारे पास इथेनॉल हो जाएगा। सो वही भविष्य का स्टेप होगा जहाँ पर हमें नॉर्मल फ्यूल से कम यहाँ पर रेट मिलेगा। इसी के साथ हमारा आज का ये द हिंदू एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। ठीक है, एंड आई होप कि आपको हमारा कंटेंट सही लगा, एंड इफ़ यू डिसलाइक आवर कंटेंट देन यू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच कंटेंट। ठीक है, और नेक्स्ट हम जो वीडियो कवर करने वाले हैं वो होगी ऑन द हिंदू एक्सप्लेनेशन अबाउट 23rd ऑफ जनवरी। एक्चुअली कल मैं कवर नहीं कर पाया था, सो मैं आज इसको कवर कर रहा हूँ। सो उस वीडियो को भी आप जा करके देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।